Hello, guys. Welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. तो as promised, तुम्हें प्रॉमिस किया था कि लीगल करंट अफेयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवाइज करवाना। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे। ऑलरेडी हमने ये वाली जो सारे टॉपिक्स हैं वो पढ़े हुए हैं करंट अफेयर्स के अंदर, जो कि सेशंस मैंने करे हुए हैं। ठीक है, एंड इट्स जस्ट अ रिवीजन सेशन। धीरे धीरे चलेंगे बट फिर भी थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि इतनी ज़रूरी, फटाफट से ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, एंड या 2022 की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे। 2021 आपको मैंने पहले ही रिवाइज करवा दी है, जैसे कि आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो उसके दो सेशन पार्ट 1 और 2 हो गए थे। ऑडिबल हूँ या नहीं जल्दी से बता, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे लीगल करंट अफेयर्स 2022 रिवीजन सेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने पंजाब विजिट किया था एंड वहाँ पर उनके जो सिक्योरिटी के साथ कुछ सिचुएशन हो गई थी। ठीक है, वेयर वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रपोज्ड इवेंट इन पंजाब, कहाँ पर हुआ था वो इवेंट? ठीक है, रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय प्रोटेस्टिंग फार्मर्स नियर द नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल इन हुसैनीवाला। ठीक है, ये फिरोजपुर में हुआ था। द आंसर इज बी। अब यहाँ पे इसको, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच वो भी पीएम का, बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसके लिए क्या क्रिएट किया गया, एक पैनल क्रिएट किया गया। तो जो क्वेश्चन कल आ सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशल सेशन है ये। इंदु मल्होत्रा इस पैनल को हेड करा इन्होंने। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले तो सिक्योरिटी ब्रीच। ठीक है, क्या हुआ? सिक्योरिटी ब्रीच पीएम का। कहाँ पर हुआ? फिरोजपुर में। ये कहाँ पर है? ये पंजाब के अंदर है। ठीक है, क्या हुआ? प्रोटेस्ट चल रही थी। ठीक है, बस प्रोटेस्ट। और थर्ड पॉइंट जो है, पैनल सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया और हेड कौन बनाया? इंदु मल्होत्रा। ये हमें पॉइंटर्स याद होने चाहिए। क्या? पीएम सिक्योरिटी ब्रीच नंबर 1 फिरोजपुर में हुआ, पैनल हेड इंदु मल्होत्रा, 3 चीजें याद। ठीक है, उसके बाद 2 एससी जजेस पुल आउट ऑफ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, अब हमें कृष्णा वाटर डिस्प्यूट से क्या याद रखना है? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट से हमें क्या चीजें याद रखनी है कि ये सबसे पहले कौन सी 2 स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट है। ठीक है, जब भी वाटर डिस्प्यूट होता है तो 1 या 2 स्टेट्स होते हैं। यहाँ पर है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था कभी। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कि इनका डिस्प्यूट है, और कौन से 2 जजेस? डीवाई चंद्रचूड़, जो कि हमारे 50th चीफ जस्टिस बन जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी चीफ जस्टिस कौन है? यूयू ललित, उदय उमेश ललित। ही इज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनसे पहले एनवी रमना थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम जो है ये केस नहीं सुनेंगे। ठीक है, किस किसने कहा? डीवाई चंद्रचूड़ और एएस भोपाना ने। उसके बाद आगे चलेंगे, एससी परमिट्स नीड काउंसलिंग अंडर प्रेजेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा। तो इस बार के ईयर के स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ? ईडब्ल्यूएस कोटा जो था, ईडब्ल्यूएस कोटा जो था वो चैलेंज हो गया। अब ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है? सबसे पहले तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो फाइनेंशियली वीक है उनके लिए कोटा। ठीक है, कितना परसेंट है? 10% है। कितना परसेंट है? 10% है। किस किस में है? जॉब्स में है, एजुकेशन में है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हुआ कि ये जो 10% कोटा है ये तो ठीक है, बट ये जो डिसाइड किया गया है, द 8 लाख क्रॉस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट क्राइटेरिया, कि जिनकी 8 लाख से कम इनकम है उनको क्या कह दिया? ईडब्ल्यूएस। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पर? ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म, 10% कोटा, 8 लाख से कम इनकम। अब क्वेश्चन ये उठा कि 8 लाख जो डिसाइड हुआ है ये कैसे डिसाइड हुआ है? जो 8 लाख डिसाइड हुआ है ये कैसे डिसाइड हुआ है? ठीक है, तो उसके बाद कमिटी बिठाई गई। ठीक है, कमिटी बैठी तो उसके कौन बने? ये पढ़ लेते हैं। फॉर आइडेंटिफाइंग द ईडब्ल्यूएस एज ओरिजिनली नोटिफाइड बाय जनवरी 2019 ऑफिशियल मेमोरेंडम एंड रिकमेंडेड फॉर रिटेंशन बाय। ना यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे लेड एक्सपर्ट कमिटी। तो कमिटी बिठाई गई कि क्या ये 8 लाख का क्राइटेरिया जो है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, फुल फॉर्म ऑफ ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। नंबर 1, 10% रिजर्वेशन है इनकी। नंबर 3, 8 लाख से कम इनकम है तो ईडब्ल्यूएस पे फॉल करते हैं। क्वेश्चन उठा कि 8 लाख का जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है वो सही है या नहीं। तो इस पर गवर्नमेंट ने क्या अपॉइंट करे? एक कमेटी बिठाई, और उसको किसने हेड किया? अजय भूषण पांडे ने। किसने? अजय भूषण पांडे ने।
ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है। द कमिटी कंप्राइज ऑफ ये, ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें और कौन कौन से मेंबर्स थे? वीके मल्होत्रा और संजय सन्याल। देखो हेड का नाम तो याद रखना है, बाकी ये दो याद रखोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। 3 वीक्स लेटर द कमिटी, उन्होंने कहा 8 लाख बिल्कुल सही है। तो इन्होंने इन्होंने क्या कहा कि जो 8 लाख से कम इनकम वाले को ईडब्ल्यूएस बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब इन्होंने किस बेसिस पे कहा ये, किस बेसिस पे कहा ये? टू आंसर दिस क्वेश्चन, the committee conducted a review of EWS reservation based on rupees 8 lakhs limit in UPSC examinations from 2019. It found that a majority of beneficiaries of the reservation scheme were not bunched up at the upper end of the income limit, indicating that the limit was not being used only by candidates who were relatively better placed economically. अब क्या किया इन्होंने? यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का डाटा इकट्ठा कर लिया जो एग्जाम देते हैं, है ना। वो सबसे ज़्यादा लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, ठीक है। 2019 से लेकर के तब तक का जो भी डाटा था वो उठा लिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ऐसा लोग, ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है जो 8 लाख के इर्द गिर्द हैं, उससे कम वाली साइड में ज़्यादा लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस ले रहे हैं। तो वो कहते चलो ये तो अच्छी बात है, मतलब 8 लाख जो सेट किया है वो बिल्कुल सही किया, इस बेसिस पे सेट किया। तो हमें क्या याद रखना है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का डाटा देखा गया था और उसके अंदर ये उससे प्रूव किया गया कि 8 लाख का जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वेश्चन अभी भी चल रहा है कि ईडब्ल्यूएस सही है या नहीं, उसकी हियरिंग चल रही है, बट हमें जो बीच बीच में हुआ वो पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पोस्टपोन द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस एंड कलेक्शन ऑफ डिटेल फॉर अपडेटिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एट लीस्ट टिल सितंबर 2022। अब यहाँ पे सेंसस जो है हर 10 ईयर्स बाद होता है। सेंसस का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन काउंट करना, पॉपुलेशन जो लोग रहते हैं कंट्री में उनका डाटा इकट्ठा करना कि कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, कौन क्या एज है, क्या करते हो क्या नहीं, ये सारा डाटा इकट्ठा होता है हर 10 साल बाद, ठीक है। तो अब वो डाटा जो है वो इकट्ठा होना था, वो पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब क्या बोला जा रहा है? ई सेंसस होगा। क्या होगा? ई सेंसस होगा। ये किसने बोला? अमित शाह ने बोला, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो मेंशन मैंने नहीं किया, बट ये मुझे पढ़कर याद आ गया कि इन्होंने, और नेशनल रजिस्टर में ये प्रूव होता है कि वही लोग हमारे देश के सिटीजन्स होंगे जो एक्चुअली हमारी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो वो भी देखा जाता है कि कोई ऐसे इलीगली आके तो नहीं बैठ गया है। उसके बाद सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट सेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीयू के लिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए जजमेंट्स हमें याद करके जानी पड़ेगी, आई नो, बस एक दिन के लिए याद करना है। एनजीटी हैड डायरेक्टेड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB to draft a comprehensive waste management plan for waste tires and their recycling। तो वेस्ट टायर्स की रिसाइकलिंग से रिलेटेड, वेस्ट टायर की रिसाइकलिंग से रिलेटेड ये जजमेंट है, ठीक है। सेफ की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। NGT directed this in a case related to absence of proper management of end of life tire waste tires। अब देखो यार, टायर्स जो होते हैं वो रबर से बने होते हैं, उनको नॉर्मली जलाया जाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर NGT ने क्या बोला कि आप एक प्लान बनाओ, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर टायर्स। क्या बोला इस जजमेंट में? मेक अ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर टायर्स, ठीक है। अब उसके बाद इन दिस पिटिशन केस पिटिशनर हैड सेड दैट pyrolysis industry in India produces inferior quality products which should be banned for preventing environmental damage। पिटिशनर ऑल्सो हाईलाइटेड दैट इंडस्ट्री, ठीक है। अब इससे हमें इस टाइम पे कुछ लेना देना नहीं है, बट हमें केस का नाम याद रखना। ड्राफ्ट, अब ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ गई है किस पे? कि जो टायर्स वेस्ट हो गए, उसके जो टायर्स बेकार हो गए, उनको कैसे उनका वेस्ट जो है उसको मैनेज किया जाए। तो उन्होंने बोला ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, ठीक है। 35% ऑफ क्वालिटी ऑफ टायर्स मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड इन 2021, ठीक है। इसमें अब ये सारा याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको बस ये बोलूँगी कि आप जजमेंट और जजमेंट का नाम, जजमेंट और जजमेंट क्या कहती है उसकी आप वो करेंगे, ठीक है। मतलब उसका नाम याद कर लीजिए। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन गेव इट्स अप्रूवल टू डिक्लेयर मोर देन 1000 कैनाल ऑफ लैंड इन गुलमार्ग एंड 354 कैनाल्स इन सोनमार्ग एरियाज एज स्ट्रैटेजिक एरियाज। तो गुलमार्ग के अंदर लैंड, स्ट्रैटेजिक मतलब जो आर्मी को एरिया, गुलमार्ग और सोनमार्ग के अंदर ये दिया गया है, ठीक है। बस ये याद कर लो, इन JNK स्ट्रैटेजिक एरियाज मतलब आर्म्ड फोर्सेस को एरियाज दिए हैं। स्ट्रैटेजिक एरियाज मतलब आर्म्ड फोर्सेस को, कहाँ कहाँ पर? गुलमार्ग और सोनमार्ग में स्ट्रैटेजिक एरियाज मतलब आर्म्ड फोर्सेस को एरियाज दिए, ये याद हो सकता है तो ये कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे।
The Bombay High Court recently pronounced that whether to announce public holiday is not a government decision, is not or not is government decision, and public holiday is not a fundamental right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हाई कोर्ट ने बोला? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि भाई पब्लिक हॉलिडे इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, बहुत इजी। बॉम्बे हाई कोर्ट, पब्लिक हॉलिडे नॉट अ फंडामेंटल राइट। पब्लिक हॉलिडे मतलब जब पूरे देश की छुट्टी होती है, या इवन किसी स्टेट के अंदर पार्ट के अंदर छुट्टी होती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि भाई आज छुट्टी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज enhanced इलेक्शन एक्सपेंडिचर सीलिंग फॉर कैंडिडेट्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शंस। ये तब की बात है जब 2022 के स्टार्टिंग में होने थे। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो इन्हांस कर दिया। जहाँ पे पहले 20 लाख अलाउड था, ये याद करना पड़ेगा, वहाँ 28। तो पहले 20 लिखो, उसके बाद अब 8 कर दिया वहाँ पे, ठीक है ना। अब जहाँ पर 28 अलाउड था, वहाँ 40 कर दिया है लाख्स के अंदर, ठीक है। एंड इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज लिमिट हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 54 lakhs to 75 lakhs, 70 to 95 lakhs, ठीक है। पार्लियामेंट्री जहाँ से एमपी खड़े होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल विटनेसेस सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्मृति तुकाराम बडाडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक्सपैंडेड द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस। वल्नरेबल विटनेसेस कौन से होते हैं? अब ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, एंड ये कल के एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। टू ऑल्सो इंक्लूड अब वल्नरेबल विक्टिम्स कौन से हैं, विटनेसेस कौन से? देखो, विटनेस कौन होता है? जो जिसने कुछ देखा और जिसकी गवाही होनी है, जो बताएगा कोर्ट को कि वहाँ क्या हुआ था, ठीक है। देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर द केस, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर अदर सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स, दोज विद मेंटल इलनेस एंड पीपल विद स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट, तैसी रेफर टू। अब इसके अंदर और कौन कौन इंक्लूड कर दें? टू ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है। अदर वनरेबल विटनेस के अंदर और कौन कौन आगे? सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स। नॉर्मली तो इसका नाम जजमेंट का पूछेंगे और क्या क्या हुआ है ये पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं कल के एग्जाम में आपके। मेंटल इलनेस और स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको सुनता नहीं और जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। द एससी रेफर टू अ वर्डिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह इन विच इट हैड पास सिमिलर डायरेक्शंस देन इन 2004 एंड इन 2017 व्हेन इट हैड आस्क्ड ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री टू अडॉप्ट द गाइडलाइंस prepared by Delhi High Court in 2017 for vulnerable witnesses. Now, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस पूरे इंडिया के हाई कोर्ट्स में लगाने को कही गई व्हेन इट कम्स टू वल्नरेबल विटनेसेस, ठीक है। वल्नरेबल विटनेसेस कौन से होते हैं? पहले वो था, पहले सिर्फ चाइल्ड विटनेस, मतलब जो बच्चे होते हैं अगर वो विटनेस है उनको माना जाता था। नाउ अब क्या है? एज न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट वाले विक्टिम्स आ गए, मेंटल जिनको इश्यूज हैं वो वाले आ गए, एंड जिनको हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट है वो लोग भी इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे। राइट टू प्रिवेसी की बात हुई है। जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट सेड दैट अ रीसेंट ऑर्डर पास बाय अनदर कोर्ट ऑफ द सेम कोर्ट मैंडेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास इनसाइड द स्पास मसाज एंड थेरेपी सेंटर्स अपीयर्स टू रन काउंटर टू। वो कहते हैं राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करता है वो। तो यहाँ पे ऑर्डर आया था कि स्पास के अंदर जो है वहाँ पर क्या लगेंगे? सीसीटीवी कैमरास लगेंगे। तो वो कहते हैं दिस इज वायलेशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी। ये कौन से हाई कोर्ट ने बोला है? मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है, ठीक है ना। कि स्पास के अंदर अगर सीसीटीवी लगते हैं तो क्या होता है? राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन होता है। बस ये याद रखना है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू प्रिवेसी किसके अंदर आती है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट नोटिफाइज एग्रीगेटर्स पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। एग्रीगेटर्स पॉलिसी। Now, the Delhi government said that it had become the first state government in the country to notify an aggregators policy to mandate electric vehicle fleet for ride aggregators. अब aggregator कौन होते हैं? ये ओला उबर वाले, मतलब इनके लिए मैंडेटरी कर दिया कि इतनी परसेंटेज ऑफ कार्स जो हैं आपकी वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। एटलीस्ट 10% ऑफ द न्यू टू व्हीलर्स एंड 5% ऑफ फोर व्हीलर्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। मतलब तब स्टार्टिंग की बात है। तो ये दिल्ली का एग्रीगेटर्स पॉलिसी ईवीज के लिए आई थी। तो हमें क्या रखना है? दिल्ली ईवी दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्रीगेटर्स पॉलिसी, ठीक है। अगर ज़्यादा ही याद करना है तो वो भी याद कर लो कि कितने परसेंट कार्स और कितने परसेंट स्कूटर्स, ठीक है। 10% टू व्हीलर्स और 5% फोर व्हीलर्स। वाई इज इंडिया चैलेंजिंग WTO वर्डिक्ट ऑन शुगर? अब यार जब इंटरनेशनल उसकी बात आती है ना, जजमेंट्स की बात आती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बड़ा मज़ा आता है और एलेट वालों को भी बड़ा मज़ा आता है इसमें से क्वेश्चंस। इंडिया फाइल्ड एन अपील विद द एपिलेट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एपिलेट का मतलब क्या होता है? कि जजमेंट चैलेंज करना, डिसीजन चैलेंज किया, ठीक है ना। नाउ डिस्प्यूटिंग अ वर्डिक्ट बाय द WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल और शुगर सब्सिडीज, ठीक है। तो शुगर के अंदर हम सब्सिडी देते हैं, मतलब अपने फार्मर्स को हेल्प करते हैं। इसका क्या है? प्रॉब्लम है वर्ल्ड को इससे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड को? जो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं शुगर के, वो कहते हैं कि फ्री फ्लो होने दो, ठीक है। आप हेल्प मत करो अपने फार्मर्स की, बिकॉज इससे क्या होता है? वर्ल्ड में जो शुगर का रेट है वो इफेक्ट हो जाता है।
तो अभी हमारे अगेंस्ट दिया है कि जो सब्सिडीज़ हैं वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए। बट हमने वो डब्ल्यूटीओ के अंदर वो चैलेंज कर दिया, एपेलेट बॉडी में शुगर से रिलेटेड जो डिसीजन है वो चैलेंज कर दिया, और एपेलेट बॉडी के जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड नहीं हो पा रहे। देयरफॉर ये जो केस है इट इज़ इन लिम्बो, मतलब कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा। सुप्रीम कोर्ट अलाउज 27% ओबीसी रिजर्वेशन फॉर महाराष्ट्र इन पोल्स, लोकल बॉडी पोल्स, लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर 27% रिजर्वेशन जो है महाराष्ट्र ने अलाउ कर दी है। कौन सी केस के अंदर? विकास कृष्ण राव गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने परसेंट? 27% लोकल बॉडी इलेक्शन में, मतलब जो ये पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स होते हैं इसके अंदर। कोविड डेथ्स टू एससी टू सी पेमेंट्स, गौरव कुमार बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या डिसाइड हुआ कि ₹50,000 कॉम्पनसेशन देंगे उन फैमिलीज को जिनके फैमिली मेंबर्स की ड्यू टू कोविड डेथ हो गई। ठीक है, किसके अंदर? कौन से केस में? गौरव कुमार बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नील ऑरेलियो न्यून्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The Supreme Court upheld the constitutional validity of reservation for other backward classes candidates in the All India quota seats for the National Eligibility cum Entrance Test for undergraduate and postgraduate medical and dental courses, noting that reservation is not at odds with merit in open competitive exams. ठीक है ना, तो ओबीसी की जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीट्स हैं उनको अपहेल्ड किया, किसके अंदर? नील ऑरिलो न्यून्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रॉप सॉट इनटू पेगासस, तो ये तो प्रॉप हो गया, प्रॉप खत्म हो गया। पेगासस के अंदर, तो पेगासस क्या है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेगासस में क्या कहा गया कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप किसी के भी फ़ोन, डिवाइस, लैपटॉप, किसी के भी जो गैजेट्स होते हैं उसके अंदर घुस सकते हो, उनको पता भी नहीं चलेगा। उनका माइक असेस कर सकते हो, कैमरा असेस कर सकते हो, जो डाटा है उस डिवाइस में वो असेस कर सकते हो। राइट। तो फिर कहा गया कि जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं और जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर भी ये पेगासस स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है स्पाइंग करने के लिए यूज़ किया गया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने, ये इजराइल की कंपनी है एनएसओ जिसका ये सॉफ्टवेयर है, कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये बाय किया। तो इसलिए कहा गया कि चलो इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, कमीशन बिठाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो टेक्निकल कमिटी सेटअप करी गई, सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप करी जस्टिस आर बी रविंद्रन के अंडर। ठीक है, ये रिटायर्ड जज थे, इनके अंडर करी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रिजल्ट आ गया है इस इन्वेस्टिगेशन का, जिसके अंदर कहा गया कि ऐसे क्लियर नहीं है कि यूज़ किया है या नहीं, और फिर ये भी बोल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा हमारा साथ नहीं दिया तो क्लियर नहीं है। तो एनएसओ ऑफ इसराइल, तो एनएसओ ये पेगासस स्पाईवेयर किसका सॉफ्टवेयर है? एनएसओ इसराइल का, ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा ये कमिटी बनाएगी आर वी रविंद्रन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, जो करंट कमिटीज़ बनती हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। यूज़ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स विद कॉशन एससी। एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स में क्या कह रहे थे कि ये जो पर्सन है ये इस एरिया में दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो पर्सन है ये इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं दिखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कि आप उसको ऐसे स्पार्सली यूज़ करो, मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज़ यूज़ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट अ पर्सन कैन नॉट बी बार्ड बाय अथॉरिटीज फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑन mere सस्पिशन। The court said authorities can pass an order of externment against a person only under extraordinary circumstances। तो externment पता चल गया ना कि वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, और ये extraordinary circumstances के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जजमेंट का नाम दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आने के चांसेस बहुत कम है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रंक ड्राइविंग कैन नॉट बी ट्रीटेड लीनियंटली, से सुप्रीम कोर्ट। तो ये किसमें कहा? ब्रिजेश चंद्र द्विवेदी डेट थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस सान्या सहायक एंड अदर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये वाली सब याद करेंगे। हाँ, इसके अंदर क्या कहा गया, चलिए दोबारा पीछे चलते हैं। इसमें कहा गया ड्रंक ड्राइविंग कैन नॉट बी टेकन लीनियंटली। ठीक है, अगर ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हो तो ये लीनियंटली नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ड्रंक ड्रंक ड्राइविंग कैन नॉट बी ट्रीटेड लीनियंटली इवन इफ द एक्सीडेंट टर्न्ड आउट टू बी माइनर। मतलब अगर ड्रंक पर्सन गाड़ी चला रहा है, नो डाउट एक्सीडेंट जो था वो बड़ा नहीं हुआ इतना, बट उसको आप लीनियंटली नहीं कंसिडर करोगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा? ब्रिजेश चंद्र द्विवेदी वर्सेस सान्या सहाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेक्टेड है। अब Amish Devgan versus Union of India. The Supreme Court refused to quash multiple FIRs against journalists for his alleged defamatory remarks against Sufi saint Khwaja Mohiddin Chishti, observing that persons of influence, Amish Devgan, keeping in view their reach, impact and authority, तो ये जर्नलिस्ट है तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्नलिस्ट की कि वो ढंग से बोलें। ठीक है,
The MLA were suspended for a year for grossly disorderly conduct in the House. Ashish Shelar versus the Maharashtra Legislative Assembly. तो पढ़ लेते हैं. A bench quashed the resolution of so and so, declaring it to be unconstitutional. तो उनको बाहर निकाल दिया गया था असेंबली से. The court said it was illegal to suspend a sitting legislature beyond the ongoing session. Now this is very very important. ये जो मैंने हाईलाइट किया है दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ठीक है जो लेजिस्लेचर होता है आप उसको जो सेशन चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने मिसकंडक्ट किया भी है तो उस सेशन के अलावा आप उनको सस्पेंड नहीं कर सकते. ये कौन से आशीष टेलर वर्सेस द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली. तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने कुछ लोगों को निकाल दिया था. तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ उस सेशन के लिए निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं निकाल सकते. राइट, इसके अंदर कोई डाउट. अब आगे चलेंगे. द सस्पेंशन हैपनिंग ड्यूरिंग द मानसून सेशन इन 2021. तो 2021 के अंदर ये सस्पेंशन हुई थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे चलेंगे. अब यहाँ पे द स्पीकर में डायरेक्ट एनी मेंबर हु रिफ्यूजेस टू ओबे हिज डिसीजन और हुज कंडक्ट इज इन हिज ओपिनियन ग्रॉसली डिसऑर्डरी टू विड्रॉ इमीडिएटली. तो स्पीकर के पास ये पावर रहती है, ये रूल्स हैं, बट वो कहते हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर सेशन के लिए निकाल सकते. ठीक है ना. द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रपोज्ड अ बिल टू एंड चाइना स्टॉक होल्ड ऑन रेयर अर्थ मेटल सप्लाई. तो उन्होंने रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं. द रेयर अर्थ मेटल्स आर द 17 मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल. दे आर द 15 लेथेनाइट्स एंड स्कैंडियम एंड यूटेरियम. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया. द रेयर अर्थ मेटल्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक बैटरीज टू फाइटर जेट्स. चाइना हैज अ स्ट्रॉन्ग चॉक होल्ड ऑन ऑल द मेटल्स. इन 2019 18% ऑफ द यूएस रेयर अर्थ मेटल्स वाज फ्रॉम चाइना. द अर्थ बिल एम्स टू रिड्यूस चाइना. तो जो रेयर मेटल्स की डिपेंडेंस, अब इसमें क्या लिखेंगे, रेयर मेटल्स की जो हमारी डिपेंडेंस चाइना पे थी वो हमारी नहीं, यूएसए वाले जो हैं डिपेंडेंस कम करके वो कम करना चाहते हैं चाइना से. ठीक है ना. तो ये इन्होंने डिसीजन लिया है. आगे चलेंगे. द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली एक्सटेंडेड द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फॉर 3 more years. यार अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये एक एडवाइजरी बॉडी है. ठीक है. द करंट टेन्योर ऑफ द कमीशन एंड्स इन March 2022. तो अब इसको 3 years के लिए एक्सटेंड कर दिया. ठीक है. अब नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी नाम का एक चीज़ कमीशन है, आपको पता होना चाहिए. एडवाइजरी बॉडी है. ठीक है. रिकमेंडेशन सफाई कर्मचारी की वेलफेयर के लिए recommendations देती है. Prohibition of employment as manual scavengers and their Rehabilitation Act 2013. The commission monitors the implementation of the act. तो ये कमीशन जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है. जो गटर साफ करते हैं वो प्रोहिबिट है कि उसमें नहीं घुसा सकते हो आप. ठीक है. तो ये 2013 में एक्ट आया था. द कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1993. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It was established under the National Commission for Safai Karamcharis Act 1993. The validity of the act was till later. It was extended 2002. Later, it was a non-statutory body, meaning it is governed by laws or act. Till date, not governed by laws or act. Till date, National Commission for Karamchari functions as a non-statutory body. मतलब कोई भी act के अंदर ये नहीं आती है. In Safai Karamchari Andolan versus the Government of India, Supreme Court ordered made it mandatory for the government to identify all those who died in sewage work since 1993 and provide rupees 10 lakh. So this is very important क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा आई थी एक पॉइंट. ठीक है. ओके. तो लोकसभा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. डिजिटल सांसद क्या किसने, लोकसभा सेक्रेटरीट ने लॉन्च किया न्यू ऐप. क्या नाम है उसका, डिजिटल संसद. तो डिजिटल संसद में क्या होगा, ऐप वाज लॉन्च टू मेक इट इजियर फॉर द पीपल टू फॉलो प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट. जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो देख पाएंगे. ठीक है. प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं वो देख पाएंगे. और क्या है, द ऐप ऑफर्स अ 360-degree व्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन द करंट हाउस. ऐप विल हेल्प इन असेसिंग आर्कीवल, मतलब पिछली जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स है वो भी देख सकेंगे. ठीक है. द ऐप यहाँ से, द ऐप कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन बजट स्पीच सिंस 1947 एज वेल एज हाउ डिस्कशंस फ्रॉम 12th लोकसभा टू 17 लोकसभा. 1947 से रिलेटेड बजट स्पीच की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और डिजिटल संसद जो है ये ऐप, इसके अंदर प्रोसीडिंग्स देख सकते हो आप. ठीक है. टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू सी द प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट. ठीक है. पार्लियामेंट, नॉट ओनली लोकसभा. आगे चलेंगे. The recently legislated America Completes Act of 2022 to open new doors to. अब यहाँ पे competes क्या है, competes मतलब है means creating opportunities for manufacturing pre-eminence in technology and economic strength act. तो यहाँ पे ये लोग एंटरप्रेन्योर्स और जो लोग मतलब दिमाग वाले लोग हैं, यूएस चाहता है कि वो हमारे यहाँ पर आ जाएं, तो ये लेकर आए हैं. ये क्या लेकर आए, अमेरिका कम्पीट्स एक्ट ऑफ 2022. यूनियन गवर्नमेंट हैज चेंज स्पेंडिंग नॉर्म्स. ठीक है. तो ये आपको बताना चाहिए कम्पीट का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है.
अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट हैज चेंज स्पेंडिंग नॉर्म्स फॉर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. इट हैज अलाउड 40% ऑफ टोटल कॉर्पस टू बी प्लेस एट डिस्पोजल ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी. ये याद कर लो. एससी रिफ्यूजेस टू गिव अ यार्डस्टिक फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशंस. तो रिजर्वेशन के ऊपर इस बार उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा बढ़िया जजमेंट आ सकते हैं. जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता. सबसे पहले तो आपको ये रट लेना है कि ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है. तो उन्होंने कोई यार्डस्टिक नहीं दी. सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ले डाउन द यार्डस्टिक, मतलब कुछ क्लियर कट नहीं बोला उन्होंने. Yardstick for determining the inadequacy of representation for granting reservation in promotion. तो रिजर्वेशन इन promotions में मतलब promotions के अंदर reservations grant करने के लिए कोई भी clear cut guideline नहीं दी है. The court judgment came in a batch of petitions. SC's ruling उन्होंने बोला कि मतलब we cannot give a clear cut definition to it. States to determine and it cannot lay down any yardstick. तो states determine करेंगे कि promotion के अंदर reservation देनी चाहिए या नहीं. ठीक है ना. चलिए अब आगे चलेंगे. एससी सेट असाइड द जजमेंट इन बीके पवित्रा केस विच द रिकॉग्निशन ऑफ कैडर. ये वाला हम इतनी डिटेल में नहीं घुसेंगे. अब यहाँ पर एक जो डॉटर से रिलेटेड केस आया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अरुणाचला गाउंडर डेड वर्सेस पोनू स्वामी. अब यहाँ पे द एपेक्स कोर्ट अनाउंस दैट डॉटर्स ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटीस्टेट. इंटीस्टेट का मतलब विदाउट विल. इंटीस्टेट का मतलब विदाउट विल. विल के अंदर वो क्या बताया जाता है, अपनी विल, अपनी इच्छा. भाई ये इसको दे दो, ये उसको दे दो, वो नहीं बता के गए. विल बी इंटाइटल टू इनहेरिट द सेल्फ एक्वायर्ड एंड अदर प्रॉपर्टीज इन ऑब्टेन्ड इन पार्टीशन बाय द फादर. ठीक है ना. जो फादर ने खुद से खरीदी है और जो उनको ऑब्टेन्ड इन पार्टीशन जो मतलब पार्टीशन में मिली है, जो आई है, तो वो सब में डॉटर का राइट होगा. ये कौन सी जजमेंट में बोला है, ये अरुणाचल गाउंडर टेड वर्सेस पोनू स्वामी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये भी. ठीक है. ये लो मार्क कर देती हूँ मैं. तहसीन पुणे वाला नहीं. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रपोज 30% टैक्स ऑन. ये इंपॉर्टेंट है. क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाया. ठीक है. 30% टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जिसके अंदर आए क्रिप्टो करेंसीज एंड नॉन फंजिबल तो एनएफटीज. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. डिजिटल रुपी टू अराइव. तो आरबीआई अपना डिजिटल रुपी लॉन्च कर रहा है. उसका नाम क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी. जल्दी आ जाएगा. ये कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है. क्या नाम है उसका, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी. ई पासपोर्ट्स टू बी रोल्ड आउट सून. उसके अंदर चिप होगी. ठीक है. इसको क्या बोला जा रहा है, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0. ठीक है. और इसके अंदर ई पासपोर्ट यूजिंग इमेज चिप एंड फ्यूचरिस्टिक रिस्टिक टेक्नोलॉजी. तो इसमें चिप होगी. ठीक है. ई पासपोर्ट पे जापान और अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन ऑन चाइना राइट सिचुएशन. अगेन आपको याद रखना है कि चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है. कहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है. किस ग्रुप के अगेंस्ट, यूगर. उगर ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिनजियांग एरिया में ये रहते हैं. ठीक है. उगर जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन है और ये टर्की से आए हुए हैं. तो जापान ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर ली इसके अगेंस्ट. सेंटर टू ट्वीक नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स. तो ये चेंज करेंगे. ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी हम फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें. कर्नाटका हाईकोर्ट स्ट्राइक्स डाउन बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ रिसेंटली जो अभी तमिलनाडु ने एक ऑर्डिनेंस शायद पास कर दी है. ठीक है. जिसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग जो है ये बैन कर रहे हैं. और एक और जो न्यूज़ है, गूगल जो है गैम्बलिंग ऐप्स लॉन्च करेगा इंडिया में. कौन से ऐप्स लॉन्च करेगा, गैम्बलिंग ऐप. ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंपनी है जो लॉन्च करने का सोच रही है. ठीक है. अब यहाँ पे इन अ रिलीफ टू ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर्स एंड प्लेयर्स द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कर्नाटका. तो यहाँ पे कर्नाटका ने भी गेमिंग बैन कर दी थी, ऑनलाइन गेमिंग, बट हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो. राइट. तो बस इतना ही याद करना है कि किसने गेमिंग बैन करी थी. एससी ऑन डेथ पेनल्टी. डेथ पेनल्टी इसकी जिसको मरने की सजा दे दे कि भाई इसको मार दो. पप्पू वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. क्या कहा, कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस ऑफ अ मैन कन्विक्टेड ऑफ अ रेप. कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है कि प्रूव हो गया कि हाँ इसी ने ही ऑफेंस करा है. क्या प्रूव हो गया कि हाँ इसी ने ही ऑफेंस करा है. तो रेप किया था. तो इसके अंदर उन्होंने एक डेथ सेंटेंस कन्वर्ट कर दी. ऐसी कम्यूटेड डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, चेंज कर देना. ठीक है. तो उसके अंदर प्री मेच्योर रिलीज और रिमिशन, वो कहते हैं कि प्री मेच्योर रिलीज नहीं होगी. बट उन्होंने डेथ पेनल्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, मिटिगेटिंग फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा बात हुई जो हम आगे भी पढ़ेंगे. तो एनएलयू दिल्ली का एक रिसर्च हुआ जिसके अंदर कहा गया कि जब आप किसी को डेथ पेनल्टी देते हो, ठीक है,
तो आपको देखना चाहिए, कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर उसका उसने क्राइम कमिट किया, तो उसके पीछे रीज़न क्या था? कोई ट्रॉमा कुछ था? तो दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? अब यहाँ पे आगे चलेंगे, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी जजमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसके अंदर बात हुई वन रैंक वन पेंशन की, जो लोग एक रैंक से रिटायर, उनकी पेंशन एक जैसी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा, द सुप्रीम कोर्ट upheld the central government's decision on one rank one pension or for defense forces and said that it does not find any constitutional infirmity in the manner in which it is being implemented, कि कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात करती है ये, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसी लिस्ट स्टे ऑन हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब्स। तो हरियाणा ने क्या किया था, प्राइवेट जॉब्स के अंदर अपने जो हरियाणवीज हैं उनके लिए कोटा सेट कर दिया था। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। स्टे का मतलब कि ये वाला लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिमूव कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर 75% रिजर्वेशन लोकल यूथ को प्रोवाइड करी गई है इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, जिसके अंदर पे जो है वो लेस देन ₹30,000 है। ठीक है, कौन सी स्टेट ने ये किया है? हरियाणा ने किया है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, 70% कोटा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर नहीं है, प्राइवेट जॉब्स के अंदर, जहाँ पे सैलरी इज लेस देन ₹30,000, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए, नो जेंडर कैप और गैप ऑन ऑर्केस्ट्रा बास, एससी स्ट्राइक्स डाउन महाराष्ट्र लॉ लिमिटिंग द नंबर ऑफ वुमेन म्यूजिशियंस। तो ऑर्केस्ट्रा जहाँ पे डांस वगैरह होता है, तो वहाँ पे लिमिट लगा दी थी कि इतनी ही लड़कियाँ हो सकती हैं, इतनी ही वुमेन हो सकती हैं। तो होटल प्रिया प्रोप्राइटरशिप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे नंबर लिमिट नहीं कर सकते हो। महाराष्ट्र लॉ लिमिटिंग द नंबर ऑफ वुमेन म्यूजिशियंस इन मुंबई ऑर्केस्ट्रा बास वॉज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट एज अ फॉल्स शो और प्रिटेंस। ठीक है ना? वो अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ से ही हमें नोट करना है, बाकी और कुछ नहीं, नोट क्या याद करना है बस। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लॉन्च द डार्केथॉन। अब यार इनका एक कार्बन का भी था, नहीं ये पहले ये पढ़ लेते हैं। डार्केथॉन फॉर साइबर एक्सपर्ट्स टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू अनरेवल द इनोनिमिटी ऑफ मार्केट्स इन द डार्क वेब। अब डार्क वेब क्या होता है? Dark web is dark net, which is also known as part of deep web. It is a network built over the internet which is encrypted. तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे हम वेबसाइट्स हैं, कोई भी जो नॉर्मल वेबसाइट होती है वो हम देख सकते हैं ना, वो आप वेबसाइट ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो वही डार्क वेब को ढूंढने के लिए उन्होंने ये डार्केथॉन चलाया था। किसका था, किसके अंडर था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर एलिवेशन ऑफ यूनियन लॉ सेक्रेटरी। तो सब पहली बार ऐसा हुआ कि यूनियन लॉ सेक्रेटरी को एचसी जज बनाया गया। ऑन अक्टूबर 2019 अनूप कुमार मेहंदी रथा बिकेम द फर्स्ट सर्विंग जज ऑफ द अपॉइंट टू बी अपॉइंटेड एज यूनियन लॉ सेक्रेटरी अमंग 60 कैंडिडेट्स। ठीक है ना? अनूप कौर मेहंदी रथा, पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट सर्विंग जज को यूनियन लॉ सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है, he became the first union law secretary to be appointed as a judge in the High Court. The former district and session judge at Karkarduma courts will now take his seat in Delhi. तो इसके अंदर ना यहाँ पर एक पहली बार एक लॉ सेक्रेटरी को, ठीक है, became the first union law secretary to be appointed as judge in the High Court. तो नाम क्या? अनूप कुमार मेहंदी था। ये पहले ये करकरडूमा कोर्ट्स के अंदर थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करकरडूमा कोर्ट्स में। उसके बाद ऋतुराज अवस्थी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जजमेंट अगेन, इसके अंदर ये जो जजमेंट है ये है हिजाब बैन के ऊपर। ठीक है, जो हिजाब बैन हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर जो कर्नाटका के अंदर, सबसे पहले कर्नाटका के अंदर केस हुआ, उसके अंदर इसका नाम था रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के अंदर ये जजमेंट का नाम था। एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर एशित शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मतलब इनका, क्योंकि क्या हुआ था देखो यहाँ पर, कर्नाटका के अंदर ये हुआ कि मतलब उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब बैन हो गया, रिलीजियस ड्रेस नहीं, एक परमानेंट ड्रेस थी, वो कहा गया कि डाल के जाना है। ये चैलेंज हो गया कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट में जजमेंट का नाम रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता है हिजाब डालना, देयरफॉर ये जो गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर निकाला ये बिल्कुल सही है, दिस इज राइट। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में ये काउंट नहीं होता, तो देयरफॉर नहीं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट
चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में आयशर शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। वैसे ये दिल्ली वाले पेपर में नहीं आ सकता, मगर रिसेंटली स्प्लिट जजमेंट आई है। स्प्लिट जजमेंट का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, एक जज ने कहा कि हिजाब जो है वो ठीक है, डालकर आ सकते हैं, एक ने कहा कि नहीं डाल के आ सकते। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अपहेल्ड किया कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर अगर ड्रेस है तो वही फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे रिलीजियस ड्रेस वाला सीन नहीं हो सकता। ठीक है, आपको जजमेंट्स के नाम याद रखने हैं हिजाब से जो रिलेटेड है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द सेंटर। अब यहाँ पे ना ये सब कुछ छोड़ो, जो चीज़ याद करने वाली मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। मीडिया वन टीवी चैनल का जो लाइसेंस था वो बैन कर दिया गया, ठीक है ना, वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, कुछ भी बोलो, कैंसिल, सस्पेंड। और जो रीज़न दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो दिया कि नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। अब यहाँ पे जो हमें याद करना है वो करना है, मीडिया वन टीवी चैनल, सॉरी, नैश उनका जो लाइसेंस था वो क्यों कैंसल हुआ, क्यों सस्पेंड हुआ? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया, क्यों किया? कि भई नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के चलते, ठीक है? अब इसके अंदर बात हुई सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस की। अब सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है? देखो यार, नॉर्मली क्या होता है, जो रूल ऑफ कोर्ट है वो ये है कि अगर कोई भी कुछ भी जजेस को देता है या दूसरी पार्टी को देता है, वो सबको मिलता है। हूएवर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट केस, जो पार्टी है उस केस के अंदर, तो सिर्फ जजेस को ही नहीं डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो बाकी सारी पार्टीज़ हैं उस केस के अंदर, उनको भी वो डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तभी तो वो अपोज़ कर पाएँगे, तभी तो वो बता पाएँगे कि भई क्या रियलिटी क्या है। तो दोनों पार्टीज़ को सब कुछ देखने को, दोनों क्या, जितनी भी 100-200 पार्टी भी है अगर एक केस में, उनको सब देखने को मिलता है। बट कुछ केसेज़ में सिक्योरिटी बोल देते हैं, कि रीज़न बीइंग सिक्योरिटी के चलते हुए वो सील्ड एनवेलप्स में सिर्फ जो जजेस हैं वो देख सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? नॉर्मली जब सिक्योरिटी रीज़न साइट करती है गवर्नमेंट, तो तब ये होता है। तो उसके अंदर ये बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ दूसरी पार्टी कैसे अपोज़ करेगी? तो आपको पता होना चाहिए, मीडिया वन टीवी चैनल, केरला का चैनल है ये, ठीक है? नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे का रीज़न देते हुए सेंटर ने इसका लाइसेंस कैंसल कर दिया, और सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस की इस केस के अंदर बात हुई, क्योंकि इन्होंने इस केस के अंदर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे, वो क्लोज्ड एनवेलप्स में सिर्फ जजेस को देखने को मिले, जो दूसरे लॉयर्स थे उनको देखने को नहीं मिले। देयरफॉर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ ये। पेटेंट राइट्स ऑन कोविड-19 जैब्स वेव्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने, ठीक है, अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ये प्रपोज़ल दिया। देखो यार, कोविड-19 की वैक्सीन जो थी, ठीक है, अब हर जगह, हर कोने के अंदर पहुँचानी थी। ऑब्वियसली उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देखा गया कि जो वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएँगी कि पूरे वर्ल्ड को ये मेडिसिन सप्लाई हो जाए, या फिर वो अफ़ोर्ड कर सके इतनी मेडिसिन, ठीक है? मतलब जो पुअर कंट्रीज़ हैं। तो इसके अंदर साउथ अफ्रीका और इंडिया जो थे, उन्होंने डब्ल्यूटीओ को कहा कि आप वेवर दे दीजिए। वेवर का मतलब क्या होता है कि जो पेटेंट ग्रांट किया हुआ है वैक्सीन पे, वो कैंसल कर दीजिए, एंड जो भी उसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने दीजिए, बिकॉज़ कोविड तभी खत्म होगा अगर सबको वैक्सीन लग जाएगी हर जगह वर्ल्ड के अंदर। राइट? तो ये आइडिया किसका था? इंडिया और साउथ अफ्रीका। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये आइडिया था। ठीक है? अब इसके अंदर वेवर दे दिया गया, सच अ वेवर कुड एड इन स्केलिंग अप लोकल प्रोडक्शन, तो ये वेवर दे दिया गया है। बट उसके अंदर बहुत सारा ढोल-मोल है, बट अभी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वेवर दे दिया गया है, और ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए, दैट इज़ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स कहते हैं। ठीक है? अब चलिए आगे चलेंगे। द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022, इसके अंदर क्या हुआ, यूनिफिकेशन हो गई, ठीक है, यूनिफिकेशन हुई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की। यूनिफिकेशन के अंदर कौन कौन से इकट्ठे आ गए, देखो यहाँ पर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली जो है, वो तीनों इकट्ठे आ गए। कौन कौन से? साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, ये सब इकट्ठे हो गए। ये SNE, नेस्ट की तरह याद कर लो, एक नेस्ट होता है ना, नेस्ट बना दिया, वो कहते हैं सब इकट्ठे हो जाओ, तो नेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ को सबको इकट्ठा कर दिया। ट्राइफिकेशन, सब तीन में कब डिवाइड हुए थे? 2012 के अंदर। देखो यार, इसके अंदर एक तो नेस्ट याद करना बहुत जरूरी है कि इन दोनों का इकट्ठा हुआ, 2012 के अंदर ये अलग अलग हुए थे, अलग अलग हुए। ट्राइफिकेशन भी जिसको कहते हैं, टी के अंदर डिवाइड हो गए, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट ऑन March 9 अप्रूव, ठीक है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन कैबिनेट ने। द स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट निर्मला सीता, ठीक है, व्हाट इज NLMC? अब देखो सबसे पहले तो तुम्हें NLMC की फुल फॉर्म याद कर लेनी है। अब ये है क्या?
The National Land Monetization Corporation will be a firm fully owned by the government to carry out the monetization of government and public sector assets in the form of surplus unused. जो भी गवर्नमेंट का लैंड जो वेस्ट पड़ा है, जो किसी भी काम नहीं आ रहा है, तो ये जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है वो मेक श्योर करेगी कि उससे कुछ गवर्नमेंट कमा सके। मोनेटाइजेशन का मतलब क्या हो सकता है कि कमा सके उन लैंड से कुछ, ठीक है ना। असेंबली कैन मेकेदातु, अब मेकेदातु जो डिस्प्यूट है, प्रोजेक्ट डिस्प्यूट है, वो किसके बीच में है? सिंपल याद कर लो, कर्नाटका तमिलनाडु, ठीक है ना। Assembly can impose tax on other state lotteries. It is a species of gambling activity. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो अदर स्टेट लॉटरीज है उसके ऊपर भी अगर वो उनके स्टेट के अंदर बिक रही है, मतलब यहाँ पे मेघालय के अंदर तमिलनाडु की लॉटरी अगर बिक रही है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर मेघालय टैक्स लगा सकता है। स्टेट ऑफ कर्नाटका मतलब कर्नाटका वाले अगर मेघालय में जाके लॉटरी टिकट्स बेच रहे हैं तो मेघालय उस पर टैक्स लगा सकता है। तो ये गैम्बलिंग वाला है। टैक्स पावर टू टैक्स लॉटरी जो है एंट्री 62 के अंदर, लिस्ट 2 के अंदर आती है, मतलब स्टेट लिस्ट में आती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के पास पावर है इसके ऊपर टैक्स लगाने की। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर्म्स इंक्लूडिंग, इसकी जजमेंट भी इंपॉर्टेंट है और इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे। फर्म्स प्रोवाइडिंग जॉब शुड नॉट बी शट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एनजीटी ने कुछ एक प्लांट को बंद होने के लिए कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई फर्म्स हैं बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं, यहाँ पर क्या था कि आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी होती है कि आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी होती है। बट वो इन्होंने नहीं लिया और प्रोजेक्ट लगा दिया। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक्स फैक्टो जो है, एक्सपोज फैक्टर मतलब पिछली डेट से क्लियरेंस दे सकते हो। फॉर्म्स प्रोवाइडिंग जॉब शुड नॉट बी शट। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस रोहित प्रजापति, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The Supreme Court has held that an establishment contributes to the economy of the country and providing livelihood should not be closed on the ground of technical irregularity of not obtaining prior environmental clearance, irrespective of whether or not the unit actually causes pollution. The judgment of a bench led by Justice Indira Banerjee came in an appeal filed by Plastic Manufacturing Unit in Haryana. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डोनेट अ पेंशन स्कीम लेकर आए हैं कौन? यूनियन लेबर एंड employment ministry launched the donate a pension scheme allowing any citizen to pay the premium amount on behalf of an unorganized worker। जो workers laborers होते हैं उनका कोई भी जो citizen है वो प्रीमियम अमाउंट जो है पे कर सकता है। उसको क्या बोला? डोनेट अ पेंशन। किसने लॉन्च करी? यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने, ठीक है। अंडर किसके अंदर डोनेट करेंगे? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन स्कीम, ठीक है। असम मेघालय मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट बारे में पढ़ लेते हैं। मेघालय carved out of Assam as an autonomous state in 1970, became full-fledged state in 1972। मेघालय कहाँ से निकला? असम में से निकला। कब? 1970 में। स्टेटहुड कब मिला? 1972 के अंदर। इन जनवरी 2021 होम मिनिस्टर अमित शाह urged all the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहा कि भाई जितने भी तुम्हारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं स्टेट के आपस में उसको आप खत्म कीजिए। In June 2021, the two states decided to resume talks। 2021 में इन्होंने टॉक्स रिज्यूम करी। 12 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स हैं। कितने? हम किस कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? असम, असम और किसकी बात कर रहे हैं? ये कंफ्यूज नहीं होना, असम और मेघालय की, ठीक है, जहाँ पे लिविंग रूट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। असम और मेघालय की बात करें, यहाँ पे 12 सेक्टर्स जो हैं डिस्प्यूट सेक्टर्स हैं, उसमें से 6 जो थे वो लेस कॉम्प्लिकेटेड थे, तो वो इन्होंने पिक कर लिया एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो थे वो उन्होंने सॉल्व करे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्शियल बाउंड्री डील, तो ये डील जो है साइन हो गई है असम और मेघालय में। असम विल गेट 18.51 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ 36.79 स्क्वायर किलोमीटर डिस्प्यूटेड एरिया, वेल मेघालय विल गेट रिमेनिंग 18.28 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो सेक्टर 6 सेक्टर्स के डिस्प्यूट जो हैं इन्होंने सॉल्व करे हैं, ठीक है। कौन-कौन सी स्टेट्स ने? असम, मेघालय। एएम एरियाज अंडर एएफएसपीए। सबसे पहले तो एएफएसपीए के फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, एएफएसपीए इन असम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है ना। रिड्यूस कर दिया एरिया। तो इसके अंदर क्या होता है? डिस्टर्ब्ड एरिया, डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं। एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी टू डिक्लेयर द एरियाज डिस्टर्ब्ड। किसके पास पावर है? गवर्नर ऑफ द स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया वो होते हैं जहाँ पे सिविल कुछ मतलब वॉर टाइप चल रहा है कि लोकल्स जो हैं वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट है या पुलिस के साथ लड़ रहे हैं या वैसे कोई डिस्टर्बेंस है, बाहर से आकर वहाँ पर बैठ गए हैं लोग और डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, तो वो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं। इसके अंदर आर्मी के पास बहुत ज़्यादा अनडिस्प्यूटेड पावर्स आ जाती हैं, जैसे शूट करने की, कहीं पे भी सर्च करने की, तो ये होता है। SE goes faster on delivery of orders, CGI launches new digital platform। फास्टर जो है वो लॉन्च कर दिया। एब्रीविएशन फुल फॉर्म क्या है इसकी? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स।
तो अब इसमें क्या होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट ऑर्डर दे देती कि अच्छा ये है, ठीक है? मान लो बेल का ऑर्डर हो गया, ठीक है? बट उसको बेल में 1 दिन तो 2 दिन लग ही जाते थे क्योंकि वो पुलिस में पहुँचेगा, ऑर्डर अपलोड होगा, ये सब कुछ होगा। तो वो चेंज करते हुए फास्टर के थ्रू जो ऑर्डर्स हैं वो जल्दी-जल्दी अपलोड हो जाएँगे, ये सिस्टम लेकर आए हैं। The platform would be used by court officials to instantly send e-copies of the orders through a secured electronic communication channel to intended पार्टीज़। जो ऑर्डर्स हो गए वो पार्टीज़ को डायरेक्टली भेज दिए जाएँगे, ठीक है? ये इसलिए लेकर आया गया है। एंटार्क्टिका बिल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई, तो एंटार्क्टिका के अंदर इंडिया के 2 स्टेशंस हैं। कौन-कौन से? भारती एंड मैत्री। भारती एंड मैत्री जो है, अब वहाँ के लिए लॉज़ बनाने बहुत ज़रूरी थे बिकॉज़ हम सिग्नेटरी हैं किसके? आर्टिक ट्रीटी साइन्ड इन 1959, ठीक है? इसके सिग्नेटरी हैं और इसके अकॉर्डिंग लॉज़ वहाँ पर जो हमारे जो इंडिया की टेरिटरी है वहाँ पर भारती और मैत्री, अगर वहाँ पे कुछ हो जाता है तो उससे रिलेटेड लॉज़, कि उनकी जो अंटार्कटिक है उसकी कंज़र्वेशन से रिलेटेड लॉज़ के बारे में बात हुई है इस बिल के अंदर। अब ये लॉ बन गया है, ये भी लॉ बन गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड। कल के एग्ज़ाम में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए आगे चलेंगे। द लॉ रिपील्स किसको रिपील करता है? मतलब किसको रिप्लेस करता है? रिपील का मतलब किसको रिप्लेस करता है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को करता है। ठीक है, लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या है, ये इसके अंदर जो कन्विक्टेड लोग हैं, मतलब जो प्रूव हो गया कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, उसका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और ये डाटा किसके पास रखा जाएगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया। कितनी ईयर्स तक रखा जाएगा? 75 ईयर्स तक। इतना ही याद कर लो, बहुत है। आगे चलेंगे। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इनॉगरेट हुए कौन-सी स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कल एक और क्वेश्चन जो बहुत ही पक्के वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो कौन-सा है? वो है सेनेट कन्फर्म्स फर्स्ट, यूएस के अंदर फर्स्ट ब्लैक वुमन जो है वो जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, केतन ब्राउन जैक्सन। डीयू 2021 वालों को, 2022 वालों को बहुत ज़्यादा प्यार है कि जो फर्स्ट वुमन ऐसे कर रही है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। केतन ब्राउन बिकेम द फर्स्ट ब्राउन वुमन टू बिकम द फर्स्ट ब्लैक, नॉट ब्राउन, वहाँ पे ब्राउन अलग है। ब्लैक वुमन टू बिकम द judge of Supreme Court. Very, very important. ठीक है? Judge Jackson will be the third black justice after Thurgood Marshall and Clarence Thomas, and the sixth woman. ठीक है? उसके बाद आगे चलेंगे। Government of India provided that Hindi would be, okay, someone is asking if you want to give marks, we are providing marks for rupees 99 also. One mark for 99. So link is in the description box. You can check that. Government of India provided that Hindi would be made compulsory up to class 10 in 8 northeastern states. So yeah, northeastern states से related एक नोटिस आया है, सॉरी गाइज़, मेरे को तुम्हारी ये बनाने में मतलब बहुत टाइम लग गया और मैं सोई नहीं हूँ रात को। थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज़ फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कोठारी कमीशन। तो ये भी रट लो यार, अभी समझने का टाइम नहीं है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला कौन लेकर आया था? कोठारी कमीशन 1968 में। अगेन डीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट यू किडिंग यू गाइज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीआर से डीयू को अलग ही मोहब्बत है, प्यार है। तो एड शीरन का गाना था शेप ऑफ यू, है ना? सबने सुना है। तो शेप ऑफ यू को चैलेंज कर दिया था किसने? सैमी चौकरी, ऑल्सो नोन एज़ सैमी स्विच, ठीक है? उसने क्या बोला कि मैं और मेरा जो को-राइटर है रॉस ओ डोनाग, ठीक है? हमने ये गाना लिखा था ओआई, ठीक है? तो ये एड शीरन ने ये ओआई से शेप ऑफ यू कॉपी किया है, व्हिच वाज़ लेटर ऑन इट वाज़ हेल्ड दैट कुछ भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुई है। जो-जो मैंने ये अंडरलाइन किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एड शीरन का गाना शेप ऑफ यू चैलेंज किसने किया? सैमी चौकरी, को सेमी स्विच भी कहते हैं, रॉस और डोनॉक, जिन्होंने इकट्ठे कौन-सा गाना लिखा था? ओआई। तो उन्होंने कहा कि शेप ऑफ यू जो है ओआई से कॉपी किया गया है, बट इट वाज़ हेल्ड कि इट वाज़ नॉट कॉपीड, राइट? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, जो कुछ भी बॉम्ब्स ये सब है, तो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है ना? तो इसके अंदर ऑलरेडी जो लॉ है वो है, क्या लॉ है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 2005। तो इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है। क्या अमेंडमेंट हुई है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कौन से माने जाते हैं? केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स को कहा जाता है। द रीसेंट अमेंडमेंट एक्सटेंड द स्कोप ऑफ बैंड एक्टिविटीज टू इंक्लूड फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे क्या है, इस एक्ट के अंदर अगर कोई फाइनेंस भी करता है, ठीक है ना, फाइनेंस भी करता है डब्ल्यूएमडी को, मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को फाइनेंस भी करता है, तो उसको भी मतलब प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज के अंदर जो चीज़ें डाली हुई हैं, अगर कोई फाइनेंस करता है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज को अंडर डब्ल्यूएमबी,
So that is also an offense. How is the president elected? अब president, हमारी नई president आई है, सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। द इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कौन देखते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्टेड एंड ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो ग्रुप जो चूज करता है प्रेसिडेंट को, कौन कौन है, मेड अप ऑफ ऑल द इलेक्टेड, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं इंक्लूडेड होते, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अपर एंड लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा के, ठीक है, एमपीज मेंबर पार्लियामेंट, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटी, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले इसके अंदर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। दिस मीन्स द नंबर ऑफ दिस सारा हो जाएगा इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे जो यूटीज है वो कौन कौन से हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, बाकी यूटीज नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। Before the voting comes the the nomination stage where the candidate intending to stand in election files a nomination along with, तो यहाँ पे proposals चाहिए होते हैं, कितने proposals चाहिए होते हैं? 50 proposals and 50 seconders. These proposals and seconders can be anyone from total जो ये electoral college के members हैं इनमें हो सकता है। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच वोट? नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अ वोट कास्ट बाय एमपी और एमएलए कैलकुलेटेड एज वन वोट, ठीक है, एमपी ने वोट किया तो वन वोट नहीं बनता। उसके अंदर क्या होता है? द फिक्स वैल्यू ऑफ ईच वोट बाय एन एमपी ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा इज 708, इंपॉर्टेंट है, 708 वैल्यू होती है एमपी ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के वोट की। मीनवाइल द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए की जो वोट होती है वो डिफर करती है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जहाँ से वो एमएलए आता है, ठीक है। अब वो पॉपुलेशन कहाँ की काउंट करते हैं? 1971 की जो फिगर्स थी उसको कंसिडर किया जाता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 करंटली द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द फिगर्स ऑफ 1971, दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सारा अगर कर सकते हो अभी रहने दो यार, ये याद कर लो। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 55, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 50, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस एंड चीफ मिनिस्टर्स अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिल्ली। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई चीफ जस्टिस मिनिस्टर्स की, कहाँ पर हुई? दिल्ली के अंदर हुई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की और चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट की। तो वहाँ पे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनाएंगे, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनाएंगे? स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सच अ बॉडी वुड बी, अब यहाँ पे सच अ बॉडी वुड बी क्रिएटेड, such a body would be created such a body would be created at the state level, तो state level पे ये होगी, fine। PM urged to use local languages, अब local languages का बहुत ज़्यादा बात हो रहा है, तो आर्टिकल 348(1)(a that unless parliament by law provides otherwise all proceedings for the Supreme Court and in every high court shall be conducted in English, this is very very important। ये पहले भी आता है, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, ये एमसीक्यू बनता है, ठीक है। अब ये एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर कहा गया था कि किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते वैक्सीनेशन के लिए, इसका नाम क्या है? डॉक्टर जैकब पलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन इंपॉर्टेंट, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलेंगे, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। बलवंत सिंह का बहुत ज़्यादा नाम आया, इन्होंने ये असैसिनेशन मतलब मारा था चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बेअंत सिंह को 1995, क्या इनका जो है इनको फ्री करने की बात हो रही है कि फ्री कर दो इनको, ठीक है, कन्विक्शन हुई थी इनकी, पाया गया था कि यस असैसिनेशन में पूरा हाथ था इनका। मदुरई मदुरई मेडिकल कॉलेज में एक अलग सी बात हुई, वहाँ पे जो डॉक्टर्स बनने वाले डॉक्टर्स हैं, वाइट कोट सेरेमनी होती है जब उनको वाइट कोट दिया जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने महर्षि चरक शपथ ले ली, ठीक है ना। नॉर्मली एक हिपोक्रेटिक ओथ होती है, इन्होंने ले ली महर्षि चरक शपथ। महर्षि चरक शपथ इज अ पार्ट ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा चरका संहिता, तो उसकी ले ली, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बवाल मचाया। उत्तर प्रदेश नॉट अलाउइंग यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, कौन सी है? मोतीलाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लाउड स्पीकर्स अलाउ नहीं करते और देश ने काम भी बहुत किया है कि लाउड स्पीकर्स रिमूव करने पे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, मॉब लिंचिंग की बात होती है। लिंचिंग इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मतलब लोग जो है इकट्ठे होते हैं किसी को मार मार के मार देते हैं, वो दिस इज नॉट राइट ऑब्वियसली। तो इसके अंदर
उन्होंने बोला कि हैड जस्टिफाई द टोटल बैन। अब यहाँ पे कैटल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात होती है, काऊ जो है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा लिंचिंग हो रही थी, मारा जा रहा था। तो 2005 के अंदर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जमात में ये हैज़ जस्टिफाइड द टोटल बैन ऑन कैटल स्लॉटर। ये वाली जजमेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट होनी है बट कर लो। एससी सीक्स रिव्यू ऑन मेकिंग स्पोर्ट्स अ फंडामेंटल राइट। क्या स्पोर्ट्स को फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए, इसका रिव्यू। सी क्या एमिकस क्यूरे कौन होता है, एमिकस क्यूरे एंड ऑफ कोर्ट, है ना, जब कोर्ट किसी को अपॉइंट करती है लॉयर को कि आप हमारी हेल्प कर दो इस केस में, क्या कहते हैं, ठीक है, ये है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अबॉर्शन राइट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर। देखो यार, एक तो गन लॉज यूएस के और एक अबॉर्शन लॉज, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें रॉ वर्सेस वेड केस जो है 1973 में आया और उसने बोला राइट टू अबॉर्शन होना चाहिए। राइट टू अबॉर्शन मतलब अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है एंड वो बच्चा नहीं करना चाहती है ड्यू टू सम रीजन, तो वो बच्चा खत्म कर सकते हैं। राइट टू अबॉर्शन की बात रॉ वर्सेस वेड के अंदर हुई 1973 में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, यहीं पे याद कर लो, रॉ वर्सेस वेड 1973 के अंदर आई, राइट टू अबॉर्शन की बात करती है ये। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें थी कि ये ट्राइमेस्टर चल रहा है तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सब कुछ। फिर उसके बाद एक और जजमेंट आई अबॉर्शन के ऊपर जिसका नाम है कैसी वर्सेस केरा, प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसी, 1992 के अंदर। और इसके अंदर क्या कहा, स्कॉटस जो होता है उनका सुप्रीम कोर्ट का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, तो नहीं पहले ये समझ लो कि प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसी केस जो है 1992 का, उसके अंदर इन्होंने ये ट्राइमेस्टर वाला चीज़ें छोड़ के फीटल वायबिलिटी की बात करी। फीटल वायबिलिटी मतलब वो कहते हैं कि तब तक अबॉर्शन हो सकता है जब तक फीटल वायबिलिटी जो है वो नहीं आती। मतलब फीटल वायबिलिटी मतलब कि बच्चा जो है वो बाहर सर्वाइव कर जाएगा, इतना बच्चा हो चुका है पेट के अंदर कि अगर वो बाहर आ जाता है तो वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है ना, अगर ये सिचुएशन है तो अबॉर्शन नहीं हो सकता, बट जब तक फीटल वायबिलिटी नहीं है तब तक अबॉर्शन हो सकता है। ये किसमें हेल्ड किया गया था, प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने, इंडिया की बात नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने एक नई जजमेंट दी, डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो। इसके अंदर रॉ वर्सेस वेड को ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न मतलब यहाँ पे राइट टू अबॉर्शन मिल रही थी, यहाँ पे इसके अंदर राइट टू अबॉर्शन खत्म कर दी। राइट टू अबॉर्शन क्या कर दी, फिनिश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनटीपी, देखो यहाँ पर हमारा जो इंडिया का लॉ है, सॉरी मैं चार्ट्स पढ़ने लगी थी, माय बैड। 312 सेक्शन जो आईपीसी का है वो क्या बात करता है, कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस 312 सेक्शन, ये देखो 1 2 3 है ना, अगर उसको हम उल्टा कर दें ऐसे तो याद कर लो यार, कर लो बस। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस आए हैं, यहाँ पर क्या है, अब हमारे अमेंडमेंट हुई 2021 के अंदर एमटीपी एक्ट के अंदर, मतलब हमारे यहाँ पे भी अबॉर्शन लॉज के अंदर अमेंडमेंट हुई 2021 में। अंडर द एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक्स बाय अ मैरिड वुमन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस। इट ऑल्सो अलाउज अनमैरिड वुमेन टू ऑल्सो टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी फॉर दिस रीजन। ठीक है, तो 20 वीक्स तक अलाउ करी। अब वैसे 24 वीक्स तक अबॉर्शन जो है वो अलाउड है, बट 20 to 24 वीक्स के अंदर अगर अबॉर्शन करवानी, मतलब आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है, ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। 20 to 24 वीक्स के बीच में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन ऑफ स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड आफ्टर 24 वीक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो था ना पहले, ये भी हो गया कि पहले ये कन्फ्यूजन थी कि सिर्फ मैरिड वुमेन जो है वो अबॉर्शन करवा सकती है 20 to 24 वीक्स में। ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, अब आता है जेएनके डीलिमिटेशन इशू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जेएनके जो डीलिमिटेशन इशू है उसके अंदर क्या, डीलिमिटेशन क्या होती है, सबसे पहले बाउंड्रीज सेट करी जाती है, बाउंड्रीज इलेक्शन के लिए सेट करी जाती है कि ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन ना कर दिया इन्होंने। देखो पहले कितनी थी और अब कितना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन यूटी विल इंक्रीज फ्रॉम 83 to 90, मतलब पहले 83 थी अब 90 हो गई। ठीक है, जम्मू के अंदर विद जम्मू हैविंग 37 असेंबली सीट्स, कश्मीर हैविंग 46, पहले कितनी थी, जम्मू के अंदर 43 थी, और नहीं अब यहाँ पर हमें यही नोट करना है। देखो अब यहाँ पे ये इंक्रीज हुई है, पहले जम्मू के अंदर 37 थी, ठीक है, और अब जो जम्मू के अंदर हो गए वो 43 हो गए हैं। पहले कश्मीर के अंदर 46 थी, अब 47 हो गई। यार ये वाला चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कनाडा कम्स अप विद ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन।
ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट क्या है? देखो यहाँ पे कहते हैं कि जो गूगल है वो 51% ऑफ द एडवर्टाइज़मेंट से जो वो इनकम कमाता है वो ही शेयर करता है, बाकी सारा गूगल खुद रख लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ जो हैं वो बंद होने की कगार पे हैं। तो कनाडा कहता है ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसे ही लॉ लेकर आया था जिसके अंदर गूगल, फेसबुक इनको अच्छी खासी इनकम जो है वो पब्लिश हाउसेज़ के साथ शेयर करनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर भी डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने केस फाइल किया हुआ है इस रिगार्ड के अंदर, ठीक है? सेक्शन 124 ए जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, कौन-सी जजमेंट के अंदर करा गया है? एसजी वोम्बेडकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम रिकंसिडर कर रहे हैं लॉ को, ठीक है? मैरिटल रेप जजमेंट बाय दिल्ली हाई कोर्ट, इसके अंदर स्प्लिट वर्डिक्ट आया। मैरिटल रेप 375 के अंदर डिफाइंड है, ठीक है? मैरिटल रेप क्या है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बिना कंसेंट के सेक्स करता है, क्या तो उसको हम रेप मानेंगे? वैसे ये रेप नहीं है, बिकॉज़ एक्सेप्शन जो है रेप की डेफिनेशन, sexual intercourse by a man with his wife, the wife not being under 15, अब ये 18 हो गया है, ठीक है? ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट अ रेप, मतलब अगर 18 ईयर्स से बिलो की वाइफ है, उसके साथ बिना कंसेंट के करता है तो वो रेप है, ठीक है? वैसे भी वो तो रेप है। तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ इज़ नॉट रेप एंड ये मैरिटल रेप देयरफॉर इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि क्यों? इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या हेल्ड किया गया कि जो ये लास्ट की एक्सेप्शन है 15 ईयर्स डाला हुआ है, ये सही नहीं है, 18 ईयर्स डाल दो इसके अंदर। तो ये चेंज करा गया सबसे पहले तो। नेम ऑफ द जजमेंट जो है आरआईटी फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर स्प्लिट वर्डिक्ट आया, तो हमें क्या स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट हो गया कि एक ने कहा कि होना चाहिए ऑफेंस, दूसरे ने कहा नहीं होना चाहिए। जस्टिस राजीव शेखधर जो हैं, उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 375 की एक्सेप्शन है, मतलब जो मैरिटल रेप को ऑफेंस नहीं बनने देती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर, देयरफॉर मैरिटल रेप शुड बी एन ऑफेंस। ये किसने बोला? राजीव शेखधर ने बोला, शुड बी एन ऑफेंस, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरे जज है हरिशंकर, उन्होंने बोला मैरिटल रेप शुड नॉट बी एन ऑफेंस। अब बात करते हैं ज्ञानवपी मॉस्क वाले इशू में। तो ज्ञानवपी मॉस्क कहाँ पे है? वाराणसी, बनारस, कुछ भी बोल दो, सेम ही है, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ, 5 हिंदू प्लेंटिफ्स, ठीक है? प्लेंटिफ कौन होता है? जो प्लेंट फाइल करते हैं, ठीक है? जिन्होंने केस फाइल किया है, ठीक है? अब यहाँ पे 5 हिंदू वुमेन प्लेंटिफ्स पहुँच गई कि हमें माँ श्रृंगार गौरी की हर रोज़ प्रेयर करने दी जाए, जो कि ज्ञानवपी मॉस्क के अंदर बैठे हैं, ठीक है? हमारे डाइटीज़, उन्होंने ये बोला, ठीक है? तो उसकी कमिश्नर अपॉइंट करा गया, वीडियोग्राफी करी गई कि भई देखो कुछ हिंदू वालों का मिलता है या नहीं, ठीक है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था वो डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया कि कुछ एक्सपीरियंस जज चाहिए जो इस केस को देखे, एंड अब ये जो जज हैं वो देख रहे हैं, ठीक है? एंड इसके अंदर हमें बात करनी है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो फ्रीज करता है द स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द कंट्री एज ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब कि 1947 के अंदर 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को अगर ये जगह पे मॉस्क बना हुआ था तो उस पे मॉस्क रहेगा, अगर ये जगह पे टेम्पल बना हुआ था तो टेम्पल ही रहेगा, चाहे उससे पहले जो मर्जी हो, बट 1947 को जो था वो वैसा ही रहेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जब हम आज़ाद हुए उसकी डेट ले रहे हैं कि, तो वो कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर जो बना हुआ है वो वैसा ही रहेगा। एंड उसके बाद सामने आया कि 1993 तक जो हिंदू साइड थी वो पूजा कर रही थी वहाँ पर, एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि आप पूजा नहीं कर सकते, अब वो साल में एक बार ही ज्ञानवपी मॉस्क के अंदर जाकर पूजा करते हैं अपने डाइटीज़ की। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। बट अभी जो मेंटेनेबिलिटी का इशू था, मेंटेनेबिलिटी मतलब जो मुस्लिम साइड थी, अब मुस्लिम साइड से कौन है इस केस के अंदर ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने लिखा था अंजुमन, ये है अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद, ये मुस्लिम साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो मेंटेनेबिलिटी पे, मेंटेनेबल मतलब उन्होंने कहा कि बिकॉज़ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कह देता है कि 1947 में जैसा था वैसा रहेगा, तो दिस केस इज़ नॉट मेंटेनेबल। बट 1993 वाले पॉइंट पे जज ने बोल दिया कि केस इज़ मेंटेनेबल। अगर 1993 तक हिंदूज़ वहाँ पे पूजा कर रहे थे, इसका मतलब 1947 वाला नहीं एप्लीकेबल है। तो अभी आगे देखेंगे क्या होता है, अभी केस चल रहा है। एनजीटी नॉट अ केस ऑफ एक्स्ट्रा डेलीगेशन ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट। तो एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये किस चीज़ से रिलेटेड केसेस सुनता है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो ये सुनता है। इस जजमेंट का नाम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? पार्लियामेंट डिड नॉट एक्सेस। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि एनजीटी जो है वो यूनिक है, स्पेशल इंस्टीट्यूशन है और अपनी पावर्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, बट येस दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक इंस्टीट्यूशन।
सेफगार्ड डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स, प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। इसके अंदर क्या बोला कि राइट टू शेयर्ड हाउसहोल्ड, राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउसहोल्ड अंडर द लॉ होल्डिंग इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू एक्चुअल। अब मान लो लड़का और लड़की बैंगलोर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके इन लॉज दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, मतलब पेरेंट्स जो लड़की के लड़के के पेरेंट्स है वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। अब मैट्रिमोनियल होम वो कहते हैं बैंगलोर भी बनेगा और दिल्ली भी बनेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, पेरारीवलन, तो राजीव गांधी एजी एवी पेरारीवलन का केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में कन्विक्ट हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फ्री कर दिया। आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है पार्डन ग्रांट करने की। आर्टिकल 161 वही पावर गवर्नर को देता है, ठीक है। एक और सेक्शन है 432, ये है किसके, सीआरपीसी की। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपनी एक्सरसाइज करवाती है, बट वो थ्रू प्रेसिडेंट और गवर्नर करवाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली वो कर सकते हैं, राइट। अब चलिए आगे लिखते चलते हैं यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये पूछने की कौन से उसके अंडर कौन से आर्टिकल के अंदर ये आर्टिकल 142 के अंदर द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, तो जब उसको लगता है कि बहुत ग्रेव इनजस्टिस हो रहा है तो वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करता है आर्टिकल 142 के अंदर टू गिव जस्टिस। तो वही यूज किया एवी पेरारीवलन के, एजी पेरारीवलन, एवी नहीं एजी पेरारीवलन के केस में। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। राजीव गांधी के असैसिनेशन मतलब मर्डर के केस में ये फ्री हो गए। एनसीटी दिल्ली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू किस चीज़ से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड, कि किसके पास पावर है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिल्ली की सर्विसेज देखने का पावर है या फिर एनसीटी। 60% ई वेस्ट रिसाइकलिंग बाय 2023 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है कि ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे हमारा फोन है ये सब कुछ है, 60% इज कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड बाय 2023। ये ड्राफ्ट पिटिशन प्रपोजल था। Supreme Court recognizes sex work as a profession, बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके अंदर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन, ये तो हमने पढ़ लिया तो रिपीट हो गया। एनजीटी के बारे में डिटेल्स अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एससी से सेंटर स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स टू मेक जीएसटी रिलेटेड लॉज, ठीक है। जीएसटी रिलेटेड लॉज उसमें क्या कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इक्वल पावर्स है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का केस था कि इक्वल पावर्स है, ये नहीं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। आर्टिकल 246 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीस यूनियन एंड स्टेट्स आर इक्वल यूनिट कॉन्फरिंग साइमल्टेनियस, मतलब दोनों के पास पावर्स फॉर इनैक्टिंग लॉज ऑन जीएसटी, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, मोदी रिलीजेस पीएम केयर्स फंड बेनिफिट्स फॉर कोविड ऑर्फन्स। तो यहाँ पे बेनिफिट्स जो हैं, अ टोटल ऑफ 4439 चिल्ड्रन हैव बीन अप्रूव फॉर दिस स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है नंबर, ठीक है। यहाँ पे वो कोविड ऑर्फन कौन है, जिनके पेरेंट्स जो हैं उनकी कोविड के ड्यूरिंग डेथ हो गई है, उनको जो है पीएम केयर्स के थ्रू हेल्प कर रहे हैं। तो कैसे हेल्प करें, पीएम केयर्स के थ्रू। The scheme offers a lump sum amount of rupees 10 lakh when children turn 23 years old, as well as monthly stipend from the age of 18 to 23. School-going children will receive free education, textbooks, and uniforms in the nearest government school. Okay, ये उनको हेल्प करा गया है। Why can't solve the gun problem? चलो अब तो हम एंड पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे गन प्रॉब्लम क्या है यूएस के अंदर, जो यूएस के अंदर गन्स कैरी करना इज लीगल, है ना, आप गन रख सकते हो। नाउ इसके अंदर सेकंड अमेंडमेंट जो है यूएस की, द यूएस राइट फॉर गन ओनरशिप स्टेम्स फ्रॉम इट्स डीप ग्रीफ। सेकंड अमेंडमेंट जो है वो राइट देते हैं, राइट ऑफ द पीपल टू कीप एंड बेयर आर्म्स। ये बहुत पुरानी, जब पुराने ज़माने की राइट है, बट ये अभी भी रखी हुई है। एंड इसके अंदर बहुत ओपन फायर्स होते हैं, लोग स्कूल के अंदर घुस जाते हैं, ओपन फायर करते हैं। तो अभी रिसेंटली भी ओपन फायर हुआ था, तो ये बहुत न्यूज़ में आया था। माइक्रो लोन ऐप केस, तुम्हें याद रखना है कि यूएसए के अंदर जो गन रखने की जो राइट है, राइट टू कीप अ गन, वो किसके अंदर मिलती है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मिलती है। माइक्रो लोन ऐप केस, तो क्या होने लगा बेसिकली, इसके अंदर चाइना इन्वॉल्व है, ठीक है। चाइना चाइना के अंदर लोग बैठे हैं, वो एप्लीकेशंस बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, स्मॉल अमाउंट्स के लोन देते हैं इंडिया के अंदर लोगों को। एंड जब लोग वो ऐप डाउनलोड करते हैं, जब इंस्टॉल कर देते हैं, तो उनकी फोटोग्राफ्स और मोबाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी उस ऐप के थ्रू उनको असेस मिल जाता है। एंड वो स्मॉल अमाउंट्स के ऊपर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, एंड दूसरी बात लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे पास तुम्हारी ये फोटोग्राफ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत लोग ऑल ओवर इंडिया सुसाइड कमिट करने लगे हैं। देयरफॉर ये जो है, ये कौन कर रहा है, चाइना में बैठे हुए लोग जो हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो फाइनल क्या है, मैरिटल रेप
Marital rape is not an offense. As of now, it is not an offense. No. Verdict का मतलब ये है कि it is not an offense. The National Medical Commission, the apex regulatory body of medical professionals. अब यहाँ पे National Medical Council जो है, उन्होंने कन्वर्जन थेरेपी जो है LGBTQ प्लस कम्युनिटी, जो कन्वर्जन थेरेपी मतलब उनको शॉक्स दिए जाते थे, मेडिसिन दी जाती थी, वो इलीगल डिक्लेयर कर दी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं डिक्लेयर हुई है। हटी ट्राइब जो है वो हिमाचल प्रदेश की है, नारीकोरवन कुर्वीकरण जो है ये तमिलनाडु की है, भिंजा ट्राइब जो है ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है। और एक और उत्तर प्रदेश की जो गोंड कम्युनिटी थी, ये पहले एससी होती थी, अब ये एसटी है, मतलब शेड्यूल ट्राइब है। और गोंड कम्युनिटी की सब कैटेगरीज कौन सी हैं? धूरिया, नायक, सॉरी फॉर द बर्प, ओझा, पठारी एंड राजगौंड। ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आई है, इसके अंदर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 में आई है, पहली बार 1996 में आई थी, उसके बाद 2003 में रिवाइज हुई, 11 में, 2015 में 384 ड्रग्स हैं इसके अंदर, 27 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 34 न्यू ड्रग्स हैं, -26 ड्रग्स करे हैं। ठीक है। ये अफोर्डेबिलिटी की बात करती है, वो डिजीज जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। So guys, if you want to attempt a mock, you can. For ₹99, we are providing a mock test. Link is in the description box. All the very best. Description box पे link मिल जाएंगे, and also how to attempt the paper वाली वीडियो देख लेना, last minute tips and tricks वाली वीडियो भी देख लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी के। All the very best for your exam. तो ये हमने कर दी लीगल करंट अफेयर्स 2022 की रिविजन। ओके, बाय एंड टेक केयर।